देहरादून, जहां विजय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव है। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनाते हैं। हमारे पूर्व अधिकारीगण, वर्तमान के अधिकारीगण, हमारे सभी सैनिक, पूर्व सैनिक और हमारी वीरांगनाएं और हमारे पदकों से सम्मानित सभी हमारे वीर योद्धा, वीर नारी एवं वीरता पुरस्कार प्राप्त हमारे सभी अतिथिगण, बड़ी संख्या में आज आए हुए हमारे एनसीसी के कैडेट और विद्यालयों के आए हुए सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, हमारे देहरादून के जिलाधिकारी, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक एवं सभी आए हुए हमारे सभी मीडिया के मेरे मित्र, सभी पत्रकार मित्र, हमारे छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आज इस अवसर पर आप सभी महानुभावों का अपनी ओर से, क्योंकि आज ये विजय दिवस है, इस विजय दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित होने पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। आज का ये दिन हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन हमारी सेना ने शौर्य, वीरता, पराक्रम, अदम्य साहस, उसका जो पराक्रम 16 दिसंबर 1971 को इतिहास के रूप में हमारे सामने रखा था, उसका उत्सव मनाने का दिन है। आज हम सब लोग यहाँ पर उस उत्सव को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, क्योंकि आज के दिन भारत के सशस्त्र बलों का जो साहस और उनका बलिदान है, निश्चित रूप से हम उनका स्मरण भी करते हैं, उनको नमन भी करते हैं, श्रद्धांजलि भी व्यक्त करते हैं कि उन्होंने 1971 का जो युद्ध अमानवीयता पर, जिस प्रकार से उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में अमानवीयता हो रही थी, अत्याचार हो रहा था, दुराचार हो रहा था, और इस युद्ध का जो परिणाम था वो सदाचार के रूप में, और जो हम प्रत्येक वर्ष विजयदशमी का पर्व मनाते हैं अन्याय पर न्याय की जीत के रूप में, उसी प्रकार का यह भी दिवस है अन्याय पर न्याय की जीत के रूप में। यह जो 1971 का युद्ध था, और आप सबके बीच में जब भी आता हूं तो आप सब जानते हैं मैं जिस पृष्ठभूमि से हूं, एक सैनिक पुत्र होने के नाते ऐसे कार्यक्रमों में जब भी आता हूं तो एक अंदर से बहुत ही गर्व की अनुभूति होती है, और बहुत बार ऐसा होता है कि उनको मैं सच कहूं तो आप सबके सामने में शब्दों में प्रकट नहीं कर पाता हूं, और मैं अपने आप को असमर्थ पाता हूं कि कैसे मैं बहुत एक्सप्लेन करूं। लेकिन आज का दिन वास्तव में हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है, और 1971 में पाकिस्तान के 93,000 से अधिक सैनिकों को हमारे सैनिकों ने आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया था। उन्होंने घुटने टेके थे, और पूरे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी भी सेना का यह सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। यह महान युद्ध भारत के वीरों के अटल संकल्प और उनके बलिदानों का ये प्रत्यक्ष उदाहरण है, ये उदाहरण था, और इसको हम हमेशा याद करेंगे, हमेशा स्मरण करेंगे। इस युद्ध में शहीद हुए हमारे जो जाबाज सैनिक हैं, उनके भी हम हमेशा ऋणी रहेंगे। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि के साथ साथ ये वीर भूमि भी है, ये सैन्य भूमि भी है, और पराक्रम और बलिदान की भी भूमि है। 1971 के भारत पाक युद्ध में वीर भूमि उत्तराखंड के 255 जवानों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था, अपने प्राणों का बलिदान दिया था, और मैं कहूं तो अपना सर्वोच्च उन्होंने
जो भारत माता के लिए किया वो हम सब के लिए हमेशा प्रेरणादायी रहेगा। मैं आज के इस अवसर पर उन सभी वीरों को अपने समस्त प्रदेशवासियों की ओर से बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस युद्ध में अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय देने वाले प्रदेश के 74 सैनिकों को विभिन्न वीरता पुरस्कारों से सम्मानित कर यह देश स्वयं भी सम्मानित महसूस करता है, क्योंकि जब भी हम कभी अपने वीरांगनाओं का, अपने वीरों का सम्मान करते हैं तो ये उनका सम्मान नहीं होता है, हम तो केवल उनका स्मरण करते हैं। हम जब उनको सम्मानित करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हम स्वयं सम्मानित हो रहे हैं, स्वयं सम्मानित होने का ऐसा महसूस करते हैं। ऐसे वीरों की बलिदान की अमर गाथाएं आज भी हमारे युवाओं के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है। और शायद एक कारण यह भी है कि हम लोग प्रत्येक वर्ष उन वीरों को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, जिससे कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वह भी उन हमारे वीरों के बारे में, उनकी शहादत के बारे में, उनकी वीरता के बारे में ठीक प्रकार से परिचित हों। ये इतिहास हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ना चाहिए। भाइयों बहनों, आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उनके मार्गदर्शन में हमने 5वें धाम सैनिक धाम की भी नींव रखी है, और यह नींव एक जो है भव्य और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है, उसके निर्माण की नींव है। सैन्य धाम का काम तेजी से निर्माण की ओर बढ़ रहा है, तेजी से उसकी प्रगति हो रही है, और जल्दी हमें उम्मीद है कि हम सैन्य धाम का लोकार्पण कर अपने उत्तराखंड के और देश के सभी वीर जवानों को, उन योद्धाओं को एक श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यह स्मारक उन सभी वीरों को हमारी ओर से एक विनम्र श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए और तिरंगे की शान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए राष्ट्र के समक्ष अपने प्राणों का बलिदान दिया था, अपने प्राण न्यौछावर किए थे। यह सैन्य धाम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक राष्ट्र आराधन को एक दिव्य प्रेरणा पुंज के रूप में कार्य करेगा। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं जनरल बिपिन रावत जी हमारे बीच में नहीं है। मैं उनका एक लेक्चर सुन रहा था, उन्होंने उस लेक्चर में कहा था कि सेना में कार्य करना महज एक नौकरी नहीं है, बल्कि यह एक साधना है। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार प्रयास है कि हम अपने जवानों को अच्छे से अच्छे, उन्नत से उन्नत, जिसके बारे में मेजर जनरल सभरवाल साहब ने बहुत विस्तार से बताया कि किस प्रकार से जो रुके हुए कार्य थे, और हमारे राणा जी ने भी कि पहले भी वो रक्षा मंत्री से मिलते थे और बाद में के रक्षा मंत्री से मिलते थे। दोनों में फर्क उन्होंने बहुत उस प्रकार से नहीं कहा, लेकिन हम सब समझ सकते हैं कि क्या कार्यशैली होगी, और जो कहने का तरीका था वह भी यही होना चाहिए, क्योंकि एक सैन्य अफसर और जिन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वाह किया है, वो एक वे ऑफ स्टाइल, वे ऑफ वर्किंग जिसको सेना के अंदर सिखाया जाता है, वो हमारे सामने रखा। और जिस प्रकार से आज मेजर जनरल सभरवाल साहब ने बहुत विस्तार से कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से काम हो रहा है, आज अच्छे हथियार हों, अच्छे साजो सामान हों, और जो हमारे सैनिक -40 डिग्री तापमान पर काम करते हैं, उनको अच्छे बूट नहीं मिलते थे, अच्छे जैकेट नहीं मिलते थे, अच्छे हथियार नहीं मिलते थे, और बहुत सारे लोगों को तो तमाम प्रकार की उस समय बीमारियां हो जाती थी। बर्फ में जाने के कारण से उसकी बीमारियां लग जाती थी, कई लोगों के हाथ पांव तक काटने पड़ते थे। लेकिन पता नहीं कौन सी मजबूरी रही होगी कि जो देश की रक्षा के लिए, देश के लिए सर्वोच्च अपना न्यौछावर करने वाले, और हम कहें कि हम उनको कुछ देना भी चाहें, सरकार अगर उनको कुछ देना भी चाहे
तो सरकार चाहकर भी उनको वो नहीं दे सकती। आप ये बताइए कि एक सैनिक के परिवार को सैनिक से कैसे मिलाया जा सकता है? छुट्टी के सिवाय मिलाया नहीं जा सकता है। उसकी जवानी उसको दी नहीं जा सकती है, उसका समय उसको दिया नहीं जा सकता है। तो जो सरकार भी नहीं दे सकती है, तो उसको क्या कपड़े, उसको अच्छे बूट, अच्छे उपकरण, अच्छे जैकेट, अच्छे हथियार, ये तो प्राथमिकता से दिए जाने चाहिए थे। और ये बरसों बरसों का इंतजार करते रहे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद इन सब पर त्वरित रूप से कार्रवाई हुई और ये सारे फैसले लिए गए जो लंबे समय से सेना के द्वारा जिसकी मांग की गई थी, जिसकी रिकमेंडेशन की गई थी। आज सेना का मनोबल भी बढ़ा है और यही कारण है कि आज हमारे जो सैनिक हैं वो दुश्मन के घर में घुसकर मारते हैं, जिसके बारे में भी आपने बालाकोट का जिक्र किया। चाहे तवांग हो, डोकलाम हो, गलवान हो या कोई भी हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, आज कोई दुश्मन अगर हमारी ओर आंख उठाकर देखता है तो हमारी सेना उसको करारा जवाब देने के लिए हर तरीके से तैयार है, क्योंकि सेना का मनोबल बढ़ा है। एक समय था कि गोली का जवाब देने के लिए भी पूछना पड़ता था कि गोली का जवाब देना है कि नहीं देना है, लेकिन अब गोली का जवाब देने के लिए किसी से पूछना नहीं होता है, बल्कि गोली का जवाब गोलों से देने का काम हमारी सेना करती है। भाइयों बहनों, हमारी सेना ने कभी भी युद्ध नहीं चाहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं युद्ध के जो प्रभाव होते हैं। सेना भी भली भांति जानती थी कि इसके प्रभाव बहुत देश पर पड़ते हैं, परंतु जब भी हम पर किसी ने युद्ध थोपा है, हमारी सेना ने, क्योंकि हमारी सेना हमेशा से मजबूत रही है, हमेशा से उसकी जो गणना है विश्व की सबसे अच्छी सेनाओं में से एक सेना भारत की सेना है। और मैंने एक सैन्य परिवार में पैदा होने के कारण से जो सैन्य परिवारों का संघर्ष है, उनकी पीड़ा है, उनके दुख दर्द है, वो बहुत नज़दीक से देखे हैं। कितनी बार जब हमारे बीच में से, हमारे परिवारों में से कोई हमारे जवान, हमारे कोई अधिकारी अगर शहीद हो जाते हैं, तो आप सोचिए कि कई बार कई दिनों तक जब उनका शरीर जब घर तक नहीं पहुंच पाता है, इंतजार करते हैं घर वाले, और किस प्रकार की स्थिति होती है। अब तो बहुत एडवांस चीज़ें हो गई हैं, लेकिन हमने देखा कि पहले कहते थे लड़ाई लगने वाली है, सारी छुट्टियां बंद हो जाती थी, तमाम प्रकार से जो है एक अलग प्रकार का वातावरण निर्मित होते हुए मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, इसलिए मैं जानता हूँ। और मुख्य सेवक के रूप में भी ये मेरा प्रयास रहता है कि सैन्य परिवारों के लिए हम जो योजनाएं बना सकते हैं, उन योजनाओं को बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि हमारे जो सैनिक आज देश की वतन की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, उनको अपने परिवारों की चिंता न करनी पड़े। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लंबे समय से रुका हुआ और बहुत अच्छा, चूंकि मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है कि मेजर जनरल साहब सब्रवाल जी ने बहुत विस्तार से बोल दिया कि लंबित वन रैंक और वन पेंशन की मांग को पूरा किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में ही हमने भी जो सैनिकों को और उनके परिवारों को जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, उनमें वृद्धि करने के लिए हर प्रकार से हमने संकल्प लिया है। आश्रितों को मिलने वाली जो अनुदान राशि है और शहीद सैनिकों के आश्रितों को राज्य सरकार के अधीन आने वाली नौकरियों में भी वरीयता के आधार पर नियुक्ति देने का भी निर्णय इसी आशय से हमने लिया है। इसके पीछे यही हेतु है। इसके साथ ही हमने उत्तराखंड के जो वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को एक मुश्त धनराशि, उसमें जो अनुदान दिया जाता था, उसमें भी हमने वृद्धि की है। पहले परमवीर चक्र विजेताओं को 30 लाख रुपए मिलते थे, हमने इसको 50 लाख रुपए किया है अभी। महावीर चक्र विजेताओं को भी 20 लाख मिलते थे, उसे हमने 35 लाख किया है। कीर्ति चक्र भी 20 लाख मिलते थे, उसको भी 35 लाख किया है। और वीर चक्र और शौर्य चक्र 15 लाख से 25 लाख किया है। सेना गैलेंट्री मेडल 7 लाख से 15 लाख करने को भी हमने मंजूरी दी है।
उत्तराखंड में द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाली जो सैनिकों की हमारी वीरांगनाएं एवं बैटन की जो पेंशन है वो भी हमने बढ़ाई है। आप सबको पता है पहले 8,000 थी, उसको 10,000 रुपये किया है। इसी प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जो हमारी विधवाएं हैं उनकी पेंशन भी 21,000 से बढ़ाकर 25,000 की है। भाइयों बहनों, आज हम सब लोग विजय दिवस तो मना रहे हैं, विजय का संकल्प कहीं न कहीं अभी अधूरा है।